स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वैपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा का मून बेस तक जाने का जो 3 फेज का प्लान है। आइए उसे समझते हैं। तो रहा बात जो प्लान बनाया गया है वो इनकी देन है। और यहाँ पे समझिए बहुत दिन बाद ये एक्चुअल एक्शन प्लान है, यानी कि क्या करना है कैसे करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ओबामा के टाइम से बहुत हौच पौच रहा है और कोई ढंग का आइडिया नहीं था इनके पास। एक बार स्पेस शटल को रिटायर किए तो ना तो उसे त्याग पाए ठीक से और ना ही कोई यूनिफाइड मिशन बना कि क्या करना है, क्योंकि जैसे स्पेस शटल त्यागे गए तो फिर हो गया कि बुश के टाइम की बात है, उस टाइम ये बन गया कि आप ये बनाओ कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम बनाओ। तो कॉन्स्टलेशन हैवी चीज़ के लिए था कि मतलब एकदम अंदर तक जाओ, आप डीप स्पेस मिशन करो, मार्स पे जाओ, ये सब के लिए था। मतलब प्लानिंग बहुत बम बम था। फिर ओबामा बोलते भैया वो तो ऐसे नहीं होगा, आप कुछ डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो तो उसमें कुछ उसको छोटा करो। तो फिर हो गया कि और ये ओबामा को था कि चांद पे जाके दोबारा क्या करेंगे, पता नहीं क्यों बट था। तो हिसाब बना कि उसको छोड़ के एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट मिशन का फूका गया। फिर उसी के चक्कर में लॉपजी बनाया गया क्योंकि भैया एसएलएस का कोई ज़रूरत नहीं है और एसएलएस छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि कांग्रेस नहीं अलाउ कर रहा था। तो पूरा कचरा था वो। पहली बार वो सारा कचरा प्योर हट गया है। क्या करना है नासा को, कैसे करना है, और ये मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। अभी ये जिस स्पीड पे चल रहा है जो रास्ता है, अच्छा चांसेस है कि आने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी हो, वो भी इसको शायद ना छेड़े कि भैया ठीक है करना है करो, क्योंकि इसमें चाइना एक अच्छा कंपटीटर बन गया है और चाइना कर ही लेगा 30s के बाद में। तो इनको उससे पहले करना है। तो मतलब बजट वजट का टेंशन नहीं लेना है और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा पॉलिटिक्स में। और अपोलो के टाइम में ऐसा ही सब चीज़ क्लियर कट था। जैसे अपोलो 4 और 6 में क्या करेंगे, अपोलो 5 में क्या करेंगे, अपोलो 7 में क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे। एक एक चीज़ को ऐसे ऐसे करके कि हम ये कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। लुचपुच नहीं था कि ये लॉन्च कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे नहीं, एक एक स्टेप्स करके ये बनाए गए थे। तो यहाँ दोबारा वही किया जा रहा है कि आर्टेमस 2 क्या कर रहा है, आर्टेमस 3 क्या कर रहा है, आर्टेमस 4 क्या कर रहा है, आर्टेमस 5 क्या कर रहा है। और आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि ये सब का कोई प्लानिंग नहीं था। मतलब कि है आर्टेमिस है, इसीलिए देखिए आर्टेमिस 2 बेमतलब का चांद का भी ऑर्बिट कर रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बात है कि वो बेमतलब इसलिए कि बाकी सारा चीज़ रेडी ही नहीं है कि मतलब चांद पे लैंड कैसे करोगे, मतलब क्योंकि लैंडर रेडी नहीं है। तो चांद का चक्कर काटने से पहले लैंडर रेडी होना चाहिए था। तो वही समझ रहे, एकदम हौच पौच है, कोई प्लान नहीं था। तो ये अब इसको ठीक कर रहे हैं। और रहा बात आर्टेमिस 2 को कैंसिल करने का कोई फायदा होता नहीं क्योंकि वो ऑलमोस्ट बन ही चुका था। तो इसलिए ठीक है, वो हो गया है, उसको कर ही दो। तो यहाँ पे आप समझिए क्लैरिटी ये है कि लैंड करना है और उसके बाद स्टे हियर आफ्टर करना है, यानी कि धीरे धीरे। वो उसमें भी डाउट नहीं है कि सब पहला मिशन ही ऐसा हो कि वहाँ लैंड करके काम खत्म। वो पहला मिशन है कि लैंड करो, फिर धीरे धीरे बिल्डअप करो नॉलेज और कॉम्पिटेंसी का, जो धीरे धीरे मतलब लेट 30s में मतलब 2035 इस तक के आस तक में वो धीरे धीरे एक परमानेंट हैबिटेट बन जाए। एक शॉट में नहीं होगा, शुरू शुरू में हैबिटेट्स में कुछ ही दिन के लिए लोग जाएंगे, फिर धीरे धीरे लंबा होगा। जैसे कि आईएसएस को डे वन से ऐसा नहीं हो रहा है कि उसमें सब लोग गए और पहले बनाने में टाइम लगा, फिर टेस्टिंग हुआ और उससे पहले दूसरे स्पेस स्टेशन भी थे। तो वैसे स्काई लैब था जैसे, तो वही कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। टारगेट वही है कि स्टार्ट करो लैंडिंग से और एंड कब होगा, एंड होगा जब आपका वहाँ पे रुकना नॉर्मल है कि सर वहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे आईएसएस में लोग रहते हैं वैसे वहाँ पे चाहिए कि कोई ना कोई हमेशा चांद पे रहे। और रेगुलर मिशन इनको बनाना है ताकि कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो। तो उसका सबसे पहला मिशन वही है कि एसएलएस किसी भी हालत में साल में एक बार तो होना चाहिए या तो 2 बार। मतलब साल में एक बार मिनिमम है, साल में 2 बार तो एक्सपेक्टेड है। तो ये उसमें कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि सबको पता हो कि करना क्या है, कैसे करना है, पूरा स्टेप टू स्टेप। भैया और गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप, ये अंतर है आपका अपोलो के टाइम में। अपोलो के टाइम में वो प्राइवेट लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे कि ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप इसको डिलीवरी करो। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमें सर्विस चाहिए, आप प्रोडक्ट बनाओ। मतलब आपको लगता है छोटे रॉकेट्स हो जाएगा बल्ले बल्ले, आपको लगता है बड़े रॉकेट्स हो जाएगा बल्ले बल्ले, आपको लगता है ये डिज़ाइन चलेगा बल्ले बल्ले, ये आपको लगता है वो डिज़ाइन चलेगा बल्ले बल्ले। तो वो आपके पास विगल रूम रहेगा। तो पब्लिक पार्टनर प्लस कंपटीशन रख रहे हैं, ये सबसे बड़ा अंतर है अपोलो के टाइम में और अभी के टाइम में। कंपटीशन का मतलब है कि एक ब्रांड पे ये भरोसे नहीं चलेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे अपोलो ये बोइंग हो, यूएलए हो, स्पेसएक्स हो, ब्लू ओरिजिन हो, रॉकेट लैब हो, कुछ भी हो, एक के भरोसे नहीं चलना है, इनको मिनिमम 2 को लेके चलना है। और यहाँ पे समझिए टेक जो है बिल्डअप करेंगे, यानी कि ये जो इक्लिप्स मिशन कर रहे थे जो अभी भी चल रहा है वो बहुत अच्छे से बैकग्राउंड में चलते जा रहा है। लो बजट में चांद पे लैंडिंग कर रहा है, वो इंसान नहीं लैंड करेगा लेकिन चांद पे वाली जितनी टेक्नोलॉजी है वो तो आप टेस्ट कर सकते हो। सस्ता ही है लेकिन वो सस्ता सस्ता कर करके आराम से खूब सारा टेस्टिंग कर लेंगे। पहले जाना कैसे है, लैंड कैसे करना है, वहाँ पे रेडिएशन इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत सारा डेटा जो है जो आज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सॉर्ट कर लेना है। और ये
एम यही है कि शुरू शुरू में हर 6 महीने पे जाना हो जाना चाहिए, यानी कि फेज़ 3 आते आते तक हर 6 महीने पे चांद पे कोई जा रहा है। मतलब लॉजिक वही है कि उसे बोरिंग बना देना है, कि उसको कोई ध्यान ना दे, और इवेंचुअली ये होगा कि परमानेंस पहुंच जाए। परमानेंस मतलब हर टाइम कोई ना कोई चांद लूनर, अमेरिकन लूनर बेस पे कोई ना कोई है जो अमेरिकन से धीरे धीरे इंटरनेशनल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग का सपोर्ट लेंगे, नहीं तो बिल बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अब बात करते हैं आर्टेमिस 3 का। तो आर्टेमिस 3 का टारगेट है 2027 यानी अगले साल में, और एसएलएस रॉकेट रेडी है। ये अच्छी बात है, मतलब कि वो रॉकेट का काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन रेडी हो चुका है। अब रहा बात यहाँ पे इनको दो चीज़ का वेट करना है, इसीलिए बोल रहे थे आर्टेमिस 2 का कोई मतलब नहीं है। आर्टेमिस यहाँ पे इनको वेट करना है कि स्टारशिप या तो कंप्लीट करे। अब देखिए ये वर्जन 3 रिलीज होता है कि नहीं, वर्जन 3 सक्सेसफुल होता है कि नहीं, फिर उसके बाद वो एक पेलोड बनाएंगे जिसको डॉक करना है कि नहीं, और उसको एटलीस्ट इतना तो बनाओ कि टेस्टिंग हो सके, तो वो सब होता है कि नहीं। अगर वो कर पाते बल्ले बल्ले, क्योंकि ये 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 2027 ज़्यादा दूर नहीं है। और ब्लू ओरिजिन के पास ये बेनिफिट है कि ये बना ही रहे थे, ये लूनर लैंडर था, इसे ये लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ये इनका ओरिजिनली प्लान था थर्ड मिशन में करेंगे, थर्ड मिशन में दूसरे को दे दिए हैं। तो इसको क्यों रख लिया अपने पास वापस, ताकि ये नासा का जो रिक्वायरमेंट है आर्टेमिस 3 का, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब कि ये ऑलमोस्ट रेडी था, एक्सपेक्टेड था कि अभी लॉन्च करेंगे, तो वो आराम से ये लॉन्च कर सकते हो। और ये सिर्फ एक काम के लिए बना है, लूनर लैंडिंग के लिए, तो हाई तोबा इसमें बहुत कम है, तो ये ज़्यादा रेडी है कि भैया आप टेस्टिंग कर लो आर्टेमिस का, आर्टेमिस 3 का। जब टेस्टिंग हो जाएगी तो फिर आगे का डिसाइड करना है, क्योंकि मैं क्लियर करता हूँ इस बार टाइम पे ये सीरियस है। ऐसा नहीं कि अच्छा जैसे काफ़ी लोग नया डायलॉग सुनने लगे हैं कि इलॉन मस्क का डायलॉग है कि वी कन्वर्ट द इम्पॉसिबल इनटू लेट। इट्स लाइक सर हर चीज़ में वो नहीं चलता है। यहाँ पर टारगेट है 2030 से पहले करना है तो करना है। तो आपका ये देखिए, हो सकता है V3 इतना बढ़िया हो, एक ही शॉट में सब चीज़ कर दे, बहुत अच्छी बात होगी, चांसेस कम है, बट देखिए तो दोनों को प्रायोरिटी कॉल हो चुका है। मतलब कि नासा बात कर चुका है, यानी आइज में डायरेक्ट बात कर चुका है लोग से कि देखिए सर, हुलुलुलु से अब काम नहीं चलेगा कि आप ये करोगे वो होगा। ये तो बोल रहे हैं 2024 में ही लैंड करा रहे थे, जो कि नहीं होना था, वो वीड था। तो हिसाब वही है कि आपको आराम से डॉक करना है, और उसको आप 2027 से क्वालिफाई कर दीजिए, आगे का उसके बाद डिसाइड करेंगे। और इसीलिए दोनों को फंडिंग दी जा रही है कि किसी भी हालत में एक के भरोसे नहीं रहना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो ये इसका फाइनल वर्किंग कर लेंगे। और ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होगा लूनर लैंडर के साथ अर्थ ऑर्बिट में, और अर्थ ऑर्बिट में क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो सेफली रिटर्न करना बहुत आसान होगा। तो यही आर्टेमिस 3 2027, आर्टेमिस 2 लॉन्च हो चुका है, काफ़ी एक्साइटमेंट है पब्लिक में, और आर्टेमिस 3 थोड़ा इंटरेक्टिंग होगा। और मैं मनाता हूँ, नासा का कैमरा अच्छा नहीं था, तो मैं मनाता हूँ कि स्पेसएक्स तो अब जनरली अच्छा करेगा, बोइंग बोल रहा हूँ, ब्लू ओरिजिन शायद करे ना करे, बट ज़्यादा अच्छा फुटेज आना चाहिए। अब बात करते हैं चांद पे जितना सपना देख रहे हैं उसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। उसमें एक सबसे बड़ा औजार है जिसे कहते हैं एलटीवीज। एलटीवीज का कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा था। तो लूनर टेरेन व्हीकल जो ये ले रहे हैं कि एक्सेस करने के लिए, वो करेंगे। और इसमें टारगेट ये है कि डबल ड्यूटी करेंगे। मैं क्लियर कर देना चाहिए, ये सारे रफ आउटलाइन है। ये आउटलाइन में कौन सक्सेस होता है, कौन डिलीवरी करती है, क्या ऐड किया जाता है, क्या सब्ट्रैक्ट करता है, ये बाद में, ये आउटलाइन है। तो इसमें डबल ड्यूटी का टारगेट है कि रिमोट भी बनाएंगे और क्रूड भी रखेंगे। मैं श्योर नहीं हूँ कि दोनों को एक में करना चाहते हैं कि नहीं, दोनों का अपना फायदा नुकसान है। मान लीजिए आपका एक इक्विपमेंट है, उसी में आप उसको रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। रिमोट कंट्रोल यहाँ पे और एआई की बात नहीं हो रही, रिमोट कंट्रोल की, ठीक है, कैमरा वैमरा लगा हुआ, वो मान लीजिए बेस में ही कोई बैठा हुआ है वो कर ले, या अर्थ से कंट्रोल करे। अर्थ से कंट्रोल करने में लैग थोड़ा ज़्यादा आएगा, लगभग 1.8 सेकंड का आएगा, बट मैनेज हो सकता है। तो रिमोट दिया जा सकता है और क्रूड तो रहेगा ही। तो वो दोनों में से या तो ऐसा हो सकता है कुछ कुछ है जो रिमोट मॉडल है, कुछ कुछ है जो क्रूड है, या दोनों हो। ये मैं आगे डिसाइड होगा, मतलब कि नासा को जब कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे तब। 500 किलो का टारगेट है, यानी आधा टन के अंदर ही होना चाहिए। और स्पीड जो होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोले सर स्पीड थोड़ा कम नहीं है, हाँ कम है, सेफ्टी के लिए स्पीड कम रखा गया है। और स्लोप में दबा के मेहनत किया जाएगा सर, एकदम खड़ा चढ़ाई कर सके, 20 डिग्री का स्लोप संभाल सके, क्योंकि बोले बहुत सारे क्रेटर हैं तो आपको काफ़ी अंदर जाना है, नीचे निकलना है, तो थोड़ा रहे। और टारगेट ये है कि 150 घंटा ये छाँव में रह सके। ये आपको थोड़ा नंबर और लग सकता है कि सर 150 मतलब 15 दिन का मतलब समझिए लगभग 360 से 400 घंटे का नाइट होता है। तो आप 150 क्यों मांग रहे हैं? वो 150 इसलिए है ना कि आप छाँव में गए, जैसे क्रिएटर के अंदर गए तो आप दिन है लेकिन आपको शैडो के एरिया में आप घुस गए, तो कैसे काम चले। तो ये ऐसा नहीं हो कि भाई हम शैडो में गए तुरंत इसका एक्सपायर हो जाए, तुरंत तो नहीं होगा, क्योंकि हीट रिलीज करने में फोटोन के माध्यम से टाइम लगता है। लेकिन अगर वहाँ पे आप रुके हुए हैं कुछ देर के लिए, पता चला वो बंद हो गया, फेल हो गया, वैसे काम नहीं चलेगा ना। तो इसको 150 का टारगेट दिया जा रहा है कि फुल लूनर लाइट तो अभी नहीं रेडी है, बट मैं एकदम
टेक्नोलॉजी में लिमिटेशन नहीं है, वो बस हम कितना खर्च करना चाहते हैं और कितना न्यूक्लियर डालना चाहते हैं, नहीं तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन बात है कि यहाँ पे सारा चीज़ वही किया जाए, बजट कम रखो, धड़धड़ा के टेस्ट करो, नंबर्स पे ध्यान दिया जा रहा है, ना कि एक मास्टरपीस बनाओ, नंबर्स पे ध्यान है। एक मास्टरपीस अपोलो था, वो हो गया, मार्क 1 था, मार्क 2 बनाना है जिसमें नंबर खूब सारा हो। इसमें जापान भी मेहनत कर रहा है कि वो तो सीधे प्रेशराइज्ड रोवर डाल रहे हैं, मतलब कि एक हैबिटेट है जो चक्के पे चल रहा है। अब बात करते हैं मून फॉल ड्रोन्स, पता नहीं नाम किसने दिया बट है। तो ये थोड़ा अप्रोच है कि आप सर्वेलेंस करेंगे, और क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे मार्स में आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर ने प्रूव कर दिया है। तो रहा बात कि मून पे तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो इनको एक प्रोब बनाना है, ये लैंडर जैसा प्रोब है, और ये आपका रॉकेट जंप करता है, कूद जाता है, फिर लैंड करता है, और ये 150 सेकंड तक का एक ये बर्न कर पाएगा और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है चांद पे। अब रहा बात है वो काफ़ी है, हाँ काफ़ी है और टारगेट है कि मतलब कि जो 4 ठो को लैंड कराएंगे एक शॉट में, उससे 50 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाना चाहिए। तो ये टारगेट है, और ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब कि ये सब कर लेगा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि आप लूनर पे उछलने कूदने का जो एल्गोरिदम चाहिए वो डेवलप कीजिए, सॉर्ट कीजिए, आगे बढ़िए, और इससे जो सर्वेलेंस होगा उसके माध्यम से अलग अलग चीज़ करें। जैसे इसको मान लीजिए इनको कोई जगह मिल जाता है, बहुत सारा जो पोल में जा रहे हैं, साउथ पोल में जा रहे हैं, उस पोल में क्रेटर है, क्रेटर का एज कुछ कुछ ऐसा जगह पे है जहाँ पे 24/7 सनलाइट पड़ता है। तो वहाँ पे अगर इसको रख देते हैं तो ये एज ए एंटीना बिहेव करेगा, कि मतलब आपका हर चीज़ को आप सैटेलाइट से इधर उधर नहीं करना चाहिए, कई जगह पे आपको लोकल बीकन काम कर जाएगा, तो उसके लिए ये सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वही है, मतलब मल्टीपर्पस है, और मेन पर्पस है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, कि मार्स ये मून पे कैसे करते हैं, उछलते कूदते कैसे हैं, वो एकदम सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि जब आगे ज़रूरत पड़े इसकी तो एकदम हाँ सर वो तो हमने पहले ही सॉर्ट कर लिया, आगे बढ़ो। मतलब जैसे ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, वैसे ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, और सारा चीज़ को टारगेट ये किया जा रहा है कि सस्ता और सस्टेनेबल बनाओ, कि धड़धड़ा के इसको बनाया जा सके। अब बात करते हैं सबसे बड़ा चेंज जो है कि न्यूक्लियर पे सीरियस हो गए हैं, और ये मैं एकदम क्लियर था, पावर अगर आपके पास है, बिजली है, ऊर्जा है, तो ऑलमोस्ट कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टेम कर सकते हैं, चांद मार्स कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम है RHU। RHU होता है आपका रेडियो आइसोटोपिक हीटर यूनिट, यानी कि इसमें एक मटेरियल होता है और उस पर दबा के शील्डिंग डाल देते हैं, शील्डिंग वो रेडिएशन खाता है, और उसे मतलब समझिए एक हाई एनर्जी फोटॉन निकला था रेडियो एक्टिव मटेरियल से, वो बहुत सारे लो एनर्जी फोटॉन्स यानी इंफ्रारेड फोटॉन्स में बदल के बाहर निकलता है, तो ये एज ए हीटर के तौर पे गर्म होता है। और वो शील्डिंग इसलिए दिया जाता है ताकि मतलब कि खुला आप मटेरियल रख सकते हैं, गर्म हो जाएगा, लेकिन बात है कि खुला रखने पे उससे रेडिएशन जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को परेशान करेगा, तो इसीलिए इनकैप्सुलेट किया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स को परेशान ना करे। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, बहुत सारे बड़े बड़े मिशंस में जो कि डीप स्पेस में जाता है उसमें ये डाला जाता है, क्योंकि वो छाँव में बहुत टाइम रहते हैं और सूरज से इतना दूर रहते हैं कि बर्फ़ बन जाएंगे। तो ये इसको एक बार आप मतलब बना दिए, काम खत्म। वो 1 वाट का हीटर है ये जैसे, तो ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, 40-50 साल तक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये टारगेट बस यही है कि 360 घंटा का जो एम है कि 360 घंटे आप क्रॉस कर सकें, उसके लिए ऐसा एलिमेंट बहुत हेल्प रहेगा। रहा बात आरटीजी, बहुत बेटर रहेगा, लेकिन आरटीजी बहुत खर्चीला है, तो कुछ मिडिल ग्राउंड चाहिए कि सर आप रोवर बंद कर दो, बस खराब मत होने दो, कि सर रोवर ठंडे में गया खत्म हो गया, वो मत करो, ठंडा पास कर ले, ठीक है, यूज़ करो, वो काफ़ी रहेगा, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है रोवर बंद हो जाएगा, नाइट हो गया, बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नया धूप आएगा, स्टार्ट होगा, फिर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, फिर से काम करे, बल्ले बल्ले, लेकिन बंद ना हो जाए कि भैया ठंडा है बंद हो गया खत्म, मतलब दी एंड, स्टार्ट नहीं होगा, वैसे काम नहीं चलेगा। तो इसी के लिए समझिए 360 आवर्स क्रॉस करना है तो ये 1 वाट का हीटर काफ़ी है, बल्कि 1 वाट काफ़ी है। हाँ, 1 वाट को इतना नहीं करना कि गर्म करना है उसको, बस ये करना ठंडा ना हो पाए। आप धूप में रहोगे उतना दिन तक तो गर्म तो ऑलरेडी हो चुके हो, अब गर्मी धीरे धीरे आपका एनर्जी बाहर लूज़ करेगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम होगा गर्मी बाहर निकलेगा, रेट कम हो जाएगा, और वहाँ पे ये बोलेगा हम संभाल लेते हैं, मतलब 1 वाट की गर्मी बाहर निकल रही है, 1 वाट की गर्मी हम अंदर डाल दे रहे हैं, टेम्परेचर रुक जाएगा। जैसे डिज़ाइन करता है, डिपेंड कैसा कर डिज़ाइन किया, मे बी बैटरी मान लीजिए कहता है कि सर हमको आप 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे मत उतारो, 10 तक पे हम बहुत संभाल लेंगे, तो ऐसा किया जाएगा कि 11 डिग्री सेल्सियस तक ही उतरे, यही मैनेज किया जाएगा, मतलब कितना RHU डालना है, कितना उसको कितना बैटरी के बॉक्स में डालना है, बैटरी के बगल में डालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को उतना फर्क नहीं पड़ता, बैटरी को बहुत फर्क पड़ता है, तो बैटरी को जब तक आप वार्म रख सकते हैं बैटरी संभाल लेगा। तो ये है, फिर उसके ऊपर है, ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग, गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलने के बाद आपको जाना है आरटीजी में। आरटीजीज में हंड्रेड्स ऑफ वाट का पावर बात हो रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, प्लस
हीट भी आ रहा है, तो ठंडा होने का भी आपको टेंशन नहीं है और बिजली भी है। और ये आपका रात को सॉल्व करता है, यानी कि अगर कोई रोवर है या कोई आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये है, तो वो चलता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता रात है कि दिन है। तो ये अपोलो में ले जाया गया है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और कोर फंक्शनलिटी मेंटेन कर सकते हैं, यानी आप हैबिटेट बनाते हैं उसमें आरटीजी ऐसा कर सकता है कि देखो सर, हम आपका हैबिटेट को ठंडा नहीं होने देंगे, मतलब कि एस्ट्रोनॉट अंदर में सेफली रह सकते हैं, और लाइफ सपोर्ट या बेसिक जो एकदम बेसिक नीड है उसको हम जिंदा रख लेंगे बिना सोलर के। मतलब सोलर है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो भी हम जिंदा रख लेंगे, तो वैसा कर लिया जाएगा। 100 वाट, 100 वाट मतलब मैं एकदम क्लियर, 100 पे ही रहेगा, जरूरी नहीं है 300 का हो सकता है, 400 का हो सकता है, किलोवाट में भी हो सकता है, जनरली उतना नहीं डालते बट डिसाइड किया जाएगा। तो ये होगा सेकेंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आएगा, ये इतनी बार ये प्रोजेक्ट बना है, इतनी बार कैंसिल हुआ है कि मतलब मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं। ये है आपका नासा का किलोवाट रिएक्टर। ये बनाया गया था कि चांद पे या मार्स पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको यही चाहिए। तो ये है, यहाँ रिएक्टर है, और ये जो पाइप देख रहे हैं ये सोडियम हीट पाइप है। सोडियम यहाँ पे पिघलता है और ऊपर आ जाता है, फिर ठंडा होकर नीचे गिरता है, तो ये सोडियम करता है। और यहाँ पे जो आप सिल्वर एरिया देख रहे हैं वहाँ पे आपका स्टर्लिन इंजन है, वो उसको ऑसिलेट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी चलाएगा। टारगेट है कि 10 साल तक हमें सोचना नहीं है, मतलब इसको लीजिए डालिए, 10 साल के बाद कुछ सोचना है। और इसमें आपको किलोवाट में पावर मिलेगा, यानी कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, टारगेट वही रहेगा, शुरू का 1-2 रहेगा, बाद में 10 किलोवाट तक जाएंगे। और वहाँ पे आप कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि सर अब आप काम करो, मतलब कि ये जहाँ हम लोग पहुँच गए तब सॉर्टेड है कि सर अब चांद पे अगर कोई बोलता है ना कि चांद पे मैं 24/7 किसी को रखना चाहता हूँ, वो मान सकता हूँ। ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और अब अच्छा, सोलर क्या करेंगे? सोलर इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, यानी कि ये आपका सारा बेस मेंटेन कर रहा है, और क्योंकि इसको आप थ्रॉटल नहीं कर सकते हैं, मतलब जो कोई भी न्यूक्लियर डिज़ाइन लीजिए, इसमें हो सकता है मे बी डाल दें एक्स्ट्रा फीचर की एक पाइप बंद कर दो, ये कर दो, बट आई डाउट इट, बट डिपेंड करता है, उससे स्पेक क्लियर कट मुझे नहीं शेयर किए। पीडीएफ भी इनका इतना पुराना पुराना, बहुत पुराना प्रोग्राम है, बार बार बंद हो जाता है, बार बार चालू कर देते हैं। तो मे बी फिर से जब इसको रिफ्रेश करें तो अगली बार शेयर करें डिटेल, क्योंकि नासा शेयर करता है सारा डिटेल, बस कुछ कुछ बहुत पुराना डिटेल है। तो टारगेट यही है कि ये आपका सारा बेस लोड है कि सर हैबिटेट है, हैबिटेट में इंसान है, उसको संभालने के लिए ये संभाल लेगा। और जो सोलर पैनल्स लगे रहेंगे वो ठंडा में कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे दिन होगा वो बोलेगा सर अब लेज़र आप चलाओ। बोलेगा लेज़र से क्या करें? रेगोलिथ को पिघलाया जाएगा, वही सबसे पहला टारगेट है। रेगोलिथ लीजिए, उसको पिघलाइए, पिघला के उससे ईंटा बनाइए, उससे घर बनाइए। वहाँ तक जब हम लोग जाएंगे तब गाड़ी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही आप हैबिटेट पे लोग को रखेंगे बहुत लंबा नहीं चल सकते वहाँ पे। हैबिटेट कवर कर दीजिए, बहुत लंबा चलेगा, ठंडा भी नहीं होगा ज़्यादा और रेडिएशन भी बेटर हो जाएगा। तो वही करना है हम लोग को, मटीरियल को किसी चीज़ में बदलना है। कौन सा लेज़र यूज़ होगा वही सब सॉल्व करना है। कुछ कंपनी बोल रही है सर आप ऑप्टिकल लेज़र यानी इंफ्रारेड लेज़र के पीछे मत भागिए, आप कोशिश कीजिए माइक्रोवेव लेज़र का, ज़्यादा इफिशियंट होता है और ज़्यादा अच्छा कपल करता है। अगेन वहाँ पे ले जाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि किससे ईंटा अच्छे से बन रहा है, उसके बाद करेंगे। अब वही इसीलिए बोल रहा हूँ सोलर पे ही होगा, क्योंकि उसको बहुत बिजली चाहिए। लेकिन ये कर देता है सर आप बेस का लोड मत लो, ये कर देता है जो सस्ते सस्ते प्रोब्स हैं, सर आप लोड मत लो, हम अगले दिन वो फिर से चालू हो जाएंगे। और ये आरटीजी कर देता है बहुत सारे हल्के चीज़ों को, के साथ जैसे आपका मार्स रोवर जो है वो सारे आरटीजी हैं जो बड़े बड़े हैं, क्यूरियोसिटी वाले, परसिवियरेंस, वो सारे बड़े हैं, उस समय बड़ा आरटीजी लगा हुआ है, वो लगाइए, चांद पे घुमाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। चाहे तो उस पर सोलर ऐड कीजिए, चाहे तो नहीं ऐड कीजिए, ऐड कर सकते हैं। ऐड का फ़ायदा ये होगा कि जब सनलाइट है तो एक्स्ट्रा काम कर पाएगा, एक्स्ट्रा स्पीड पे चल पाएगा, जब नहीं रहेगा तो धीरे हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। तो न्यूक्लियर एकदम क्लियर कर दिया गया कि न्यूक्लियर करना है, और चांद में बिना न्यूक्लियर कुछ नहीं होगा। गाड़ी मतलब बिना आरटीजी के नीचे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। आरटीजी तो बोल रहे ना, अपोलो के टाइम में ले गए थे, तो आरटीजी तो चाहिए सर। न्यूक्लियर ये चाहिए कि नहीं वो बात का डिस्कशन है, आरटीजी तो चाहिए सर। अब रोबोटिक्स में बात करें तो एटलीस्ट आपको आरएचयू तो चाहिए सर। तो आप समझ सकते हैं नासा का इस बार प्लान एकदम क्लियर है, और जो परसेप्शन है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें शांति है कि स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी। और हर जितना भी डिस्कशन हुआ था इग्निशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एक चीज़ बताएं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे मतलब कोई ठंडे दिमाग से सोच के बनाया है, हुलुलुलु नहीं है, झिंगा लाला नहीं है, बस क्लेम कर देना है। जैसे ट्रंप क्लेम कर देगा 2024 में लैंड कराएंगे, इट्स लाइक सर क्या कर रहे हो सर, ऐसे थोड़े होता है। इलोन फूक रहा है तो आप भी फूकने लगोगे क्या? तो बहुत मतलब ठंडे दिमाग से यहाँ दिख रहा है, और टारगेट अचीव हो सकता है। ईजी नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर होता, ईजी नहीं होगा कि 2030 में आप एस्ट्रोनॉट को लैंड करा दें। और बात है कि वहाँ एस्ट्रोनॉट ले जा सकते हैं, अब वो आर्टिमस 2 कर रहा है, बट लैंड नहीं करा सकते, लैंडर रेडी नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चाँद पे जो हाई तौबा होने वाला है और जो अमेरिका सीरियस हो गया है चाँद के बारे में, उसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।